चलिए हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। मंथन जी इत्तेफाक से आए हुए हैं, तो हुआ कि अभी मौजूद विषय जो चल रहा है गर्मा गर्म बहस देश भर में दिल्ली चुनाव को लेके, उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मंथन यहाँ से बात शुरू करते हैं कि केजरीवाल हारे क्यों? क्योंकि केजरीवाल के साथ लगातार अन्याय हो रहा था, ये दिख रहा था। वो काम कितना कर रहे थे, कैसा कर रहे थे, ये उतना महत्वपूर्ण फैक्टर है, लेकिन उससे ज़्यादा ये था कि बहुमत से आई हुई सरकार थी और इसको भाजपा लगातार उसके सामने विघ्न बाधा प्रकट मैंने कर रही थी और गवर्नर के माध्यम से एक तरह से खुद शासन चला रही थी। राज्य का दर्जा तो ऐसे भी दिल्ली को नहीं था, तो उसके बावजूद जो भी थोड़ा बहुत अधिकार था उन सब में हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार का तरह तरह का आरोप, जेल जाना केवल केजरीवाल का ही नहीं, उनके कई मंत्रियों का। तो इन सब से उम्मीद बना था, ये लगता था कि काम पर जो होता है कि एंटी इनकम्बेंसी जिसको कहते हैं कि हाँ लगातार शासन में है और जनता असंतुष्ट हो जाया करती है आमतौर पर लगातार एक तरह की सरकार को झेलते हुए। लेकिन ये तो था उनके पक्ष में सहानुभूति लहर होना चाहिए था। वो क्या मिस हुआ कि केजरीवाल इस बुरी तरह हारे जिसको कहेंगे, और उसके लिए कांग्रेस को कितना जिम्मेदार माना जा सकता है? जो रिजल्ट है हमने आमतौर पर लग रहा मैंने अनिश्चित जैसा लग रहा था, जो बाहर से लोग सुन रहे थे कि पता नहीं क्या होगा, मैंने भाजपा जीतेगी या आप जीतेगी। लेकिन अच्छे अच्छे विश्लेषक जैसे जो CSDS के जो संजय कुमार वगैरह है उनका भी ये था कि इनका जनाधार बहुत बचा हुआ, अरविंद केजरीवाल का, आपका, और खास करके झुग्गी झोपड़ी वाली बस्तियों में और गरीबों में जनाधार बचा हुआ। तो जो रिजल्ट आया उसे दिखता है कि सचमुच गरीबों में अभी भी केजरीवाल का बेस पूरा बचा हुआ, क्योंकि दोनों के बीच परसेंटेज का जो गैप है वो कल ही बातचीत में एक देख रहे थे कि 2.5% का करीब करीब गैप है भाजपा और आपके वोट प्रतिशत के बीच में। और लोकसभा में भाजपा को जितना मिला था उससे 7% कम इस बार भी मिला। मैं हर बार 15% कम मिलता था, इस बार 7% कम मिला, ये बात आ रही है। मेरे लिए चौंकने वाला एक संदर्भ मुझे लगता है कभी कभी कि अभी जो विश्लेषण करते हैं वो लगता है कि आप एक हिसाब से बहुत अच्छा टक्कर दी मैंने, क्योंकि इस रूप में दिखता है कि अधिकांश शहर मैंने एक निष्कर्ष जैसा बन चुका है, ट्रेंड जैसा बन चुका है, आंकड़ों से भी ज़्यादा ट्रेंड की बात करें तो पूरे भारत में गांव के इलाके में जो वोट है उस मामले में भाजपा कमजोर है और महानगरों में और शहरों में मजबूत है, जो महाराष्ट्र वगैरह सब जगह दिखा। तो दिल्ली एक तरह से महानगर है और उस हिसाब से उसको स्वाभाविक रूप से भाजपा को ज़्यादा जितना मैंने उस हिसाब से रहना चाहिए था। लेकिन आश्चर्य की बात या उल्लेखनीय बात यह है कि आप वहाँ लगातार अच्छी स्थिति में है इतने साल से, वो बड़ी बात है। दूसरा कि एक बड़ा कारण तो लगता है कि जो ध्यान देने का दो संदर्भ हमको सबसे बड़ा जो चर्चा में थोड़ी हमको कम सुनने में आ रही है, वो एक सबसे बड़ा कारण दो है कि जो बजट का जो है, एक है कि संयोग से कह सकते हैं कि कुंभ नहाने उसी दिन गए थे तो कुंभ के नहाने का कुछ असर पड़ा होगा, एक क्योंकि हमेशा वो ऐसे समय जाते हैं चुनाव वाले दिन कहीं ना कहीं धार्मिक स्तर पर रहते होंगे, तो कुछ उस धार्मिक भावना के लोग जो ईश्वर के हवाले चुनाव को भी समझते होंगे तो वो देते होंगे। दूसरा कि जो अगर जिसका सबको अब लगता भी है कि बजट जैसा चीज भी किसी का चुनाव में है तो बजट जैसा चीज भी चुनाव के बीच में पास नहीं होना चाहिए, आगे पीछे होना चाहिए या चुनाव बजट के बाद होना चाहिए, क्योंकि बजट मिडिल क्लास को खुश करने वाला था और उस शहर में मिडिल क्लास का लोग ज़्यादा था और मिडिल क्लास को कंसंट्रेट करके उनका बयान भी मोदी का आया। तो मिडिल क्लास जो है
जो आपके साथ था उसका एक हिस्सा दूसरी तरफ गया, जो भाजपा की तरफ गया, जिसमें बजट का भी एक हिस्सा प्रभाव था। तीसरा सबसे बड़ा कारण हमको पर्सनली ये लगता है कि जनता हमेशा सिद्धांत से वोट नहीं देती और इनको काम नहीं करने दिया गया। केजरीवाल को, जो आप अभी जिक्र किए, केजरीवाल को काम नहीं करने दिया गया, तो जिस कारण से बहुत सारे काम बाधित हैं। तो तब जनता सोची कि काम तो केजरीवाल को करने नहीं दिया जाएगा, जीत जाएंगे तब भी। तो एक हिस्सा जो चाहती है कि हमारे यहाँ काम हो, रोड का, सड़क का, कल्याण का, दूसरे काम होते रहें और अच्छे तरीके से काम हो, इसके लिए केंद्र में केंद्र की जो सरकार है वही दिल्ली की सरकार भी हो। जो नॉर्थ ईस्ट का भी ट्रेंड दिखता है कि जहाँ, या जो केंद्र शासित राज्यों का दिखता है कि जहाँ दिल्ली की जो सरकार है उसी के साथ सरकार बनाने से हमको विकास का फायदा होगा। और एक स्लोगन भी चलता है डबल इंजन का, कि डबल इंजन वाले में कि केंद्र मदद करेगी तो हम जीतेंगे, ये एक संदर्भ होता है। तो डबल इंजन कहीं कहीं तो नहीं चल पाता है डबल इंजन का फॉर्मूला, इस कारण से कि राज्य को बहुत अधिकार रहता है, लेकिन केंद्र शासित और दिल्ली जैसे क्षेत्र में तो खास तौर पर दिल्ली में तो और बुरी हालत है। तो इस कारण से एक हिस्सा उधर चला गया। ये कारण सबसे बड़ा हमको लगता है। यानी बजट का मध्यम वर्गीय वाला, उसको काम नहीं करने दिया जा रहा है, तो चलो भाई काम किसी तरह से होता रहे, तो इस कारण से भाजपा का ही सरकार बनाने दिया जाए। और तीसरा हम मानते हैं कि इन लोग का तालमेल अब एक हाँ, वही चीज कांग्रेस और इसका तालमेल है। वही चीज पूछना चाह रहे थे कि एक चीज तो साफ दिखाई देता है कि सारी बातों को अलग हटा के देखा जाए, इसके बावजूद ये दिखता है कि वोट शेयर कांग्रेस और आपका जोड़ दिया जाए तो वो भाजपा से ज्यादा है, यानी विभाजन। और वो भी, और यदि ये दोनों एक होते और पूरे मन से चुनाव प्रचार करते एक साथ रह के, और जनता को लगता कि एक ठोस विकल्प है, तो शायद ना सिर्फ जीतते बल्कि बहुत बेहतर स्थिति हो सकती थी। ऐसा तुमको नहीं लगता है? ऐसा हो सकता था, लेकिन होता क्या है कि असल में गणितीय योग होता नहीं हमेशा। देखने में लगता है कि ऐसा हो सकता था, लेकिन ऐसा होगा ही ऐसा नहीं कर सकते थे हम लोग। लेकिन तब भी एक है कि जो एंटी बीजेपी वोट है, जो उनसे अलग हैं, उस वोट का बिखराव कम होता। जो सीधे एंटी बीजेपी वोट है वो तो कम से कम एक साथ होता तो फायदा होता। और जरूरी नहीं था, हम तो मानते हैं कि जरूरी नहीं था कि आप सारे सीटों पर तालमेल करते। अगर टेक्निकली स्ट्रेटेजिक तरीके से भी कुछ सीटों पर, जहाँ जहाँ अगर आपका आकलन है कि कहाँ क्या कर सकते हैं, कहाँ कांग्रेस का अच्छा बेस है, कहाँ इसका अच्छा बेस है, कांग्रेस को 4-5 सीट पर ही मान के चलती कि हम ये कर सकते थे तो हो सकता था। उसमें कई लोग केजरीवाल को ज़्यादा दोषी ठहराते हैं, क्योंकि वो असभ्यता के हिसाब से और सरबाद के हिसाब से वो अभी कांग्रेस से भी मैंने सबसे बुरे खराब पोजीशन में है। उनका जो लगातार उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि वो एक तानाशाह किस्म के आदमी हैं और लोगों को बेइज्जत करके निकालते हैं। जो कहते हैं वो नहीं करते, जो कहते नहीं करते हैं उस संदर्भ में कि वो जो भाजपा करती है लगभग उसके पीछे पीछे चलते हैं। आपको शाहीन बाग वाला संदर्भ हो, जम्मू कश्मीर को प्रांत वाला दर्जा का संदर्भ हो, मतलब कोई नैतिक बेस उनका नहीं रह गया, वो नैतिक कारण से उनके साथ नहीं कर सकता था। और वो खुद बोले कि हम अपने तरफ से रिश्ता तोड़ते हैं तो अपनी तरफ से रिश्ता तोड़े। लेकिन तब भी अगर कांग्रेस अपने को बड़ा भाई मानती है पूरे देश का, तो उसके पास वो विवेक होना चाहिए था, वो स्ट्रेटेजिकल तरीके से वो कर सकती थी। और उसके बाद में जो बयान उनका आया है कि हम लोग एनजीओ नहीं है, अपना वोट बढ़ाएंगे, मैंने वोट बढ़ाना पहली चिंता है, भाजपा को हटाना पहली चिंता नहीं है। वो जो बयान उनके नेता का, सुप्रिया श्रीनेत का आया है, वो हिसाब से लगता है कि वो अभी तक कांग्रेस में भाजपा को हराने का जो रणनीतिक विवेक आना चाहिए था वो कांग्रेस में अभी तक नहीं आया। और हम पर्सनली इसमें ज़्यादा दोष मानते हैं, क्योंकि जिस पर ज़्यादा भरोसा होता है उसका ज़्यादा गड़बड़ी का दोष माना जाएगा। वो तो अवसरवादी है चाहे जो है, लेकिन हाँ, वो वही हमको भी लगता है कि मान लो बड़ा बड़कपन दिखाते हुए राहुल और प्रियंका या कांग्रेस के शीर्ष नेता यदि केजरीवाल के घर चले जाते और उनसे कहते आग्रह के साथ कि नहीं, हम लोगों को बचाना है और करना है, तो ऐसा नहीं था कि नहीं होता। लेकिन दोनों के ईगो का ही ये टकराव, और लोकल कांग्रेस चाहे शीला दीक्षित के बेटे हों चाहे और लोग हों, ये लोग तो हमेशा से चाहते हैं कि आप खत्म हो ताकि कांग्रेस के लिए रास्ता खुले। तो खैर अब अंतिम बातचीत कर ले। सवाल एक चीज है,
हम टोटलिटी में इस रूप में देखते हैं केजरीवाल के बिहेवियर को, या कांग्रेस को भी। कांग्रेस को तो मेरे समझ में कांग्रेस और भाजपा में बहुत बहुत थोड़ा का अंतर है मेरे हिसाब से। उसमें मेरे साथी हैं श्रीनिवास जी, वो सब एकदम मानते हैं एकदम, लेकिन हमको लगता है कि उसका जो वो भी उच्च वर्ग और उच्च जातियों की पार्टी है, कांग्रेस भी रही है, और हाँ उसमें वो जोड़ने में कामयाब रही दलित और आदिवासी और निचले तबकों को, और इसलिए वो जीतती भी रही, सत्ता में रही इतना दिनों तक। और वो जब छीना, क्षेत्रीय आंदोलन हुए और बैकवर्ड क्लास हो, चाहे दलित राजनीति हो, चाहे आदिवासी राजनीति अलग हुई, तो कांग्रेस का वोट बैंक खत्म हो गया और सवर्ण वोट पर भाजपा। तो एक चीज और जो इसी से जुड़ा है, हम महसूस करते हैं कि जो कट्टर हिंदुत्व, हिंदूवाद है, उसका मुकाबला आप सॉफ्ट हिंदूवाद से नहीं कर सकते हैं। उसके मुकाबले आपको बहुत मजबूती से खड़ा होना होगा। और इस काम में केजरीवाल तो खुल्लम खुल्ला भाजपा की नक्शे कदम पर चल रहे थे, और इसलिए उनको भाजपा का बी टीम भी लोग कहना शुरू कर दिया। और कांग्रेस भी कई मामलों में पुराना इतिहास भी दोहराते हैं तो भी देखते हैं कि कांग्रेस के जेहन में भी ये बैकग्राउंड में रहता है कि हिंदू बहुमत देश है, तो हिंदुओं को नाखुश नहीं किया जा सकता है, या उसको मिला के चलना होगा। उस हिसाब से जो भी चीजें हैं, मंदिरों में जाना, गेरुआ कभी ओढ़ लेना, या इस तरह का जो प्रपंच होता है सिंबॉलिक ही, वो कांग्रेस भी करती रही है और केजरीवाल तो करते रहे हैं। और ये शायद इस चुनाव में भी और दूरगामी राजनीति के लिहाज से भी आपको इससे बाज आना होगा, ये मेरी समझ है। तुम क्या सोचते हो? देखिए, हमेशा इस मामले में बहुत सावधानी से, मैंने एक प्रश्न, सबसे जटिल प्रश्न ये है, और उसको बहुत सावधानी से समझने की जरूरत है। और जो इस चुनाव का भी संदर्भ आता है कि कभी कभी लोग इसका जो केजरीवाल के हार के पीछे का भी एक मामला है कि प्रोग्रेसिव, खास तौर पर जो वामपंथी शक्तियां हैं, और कुछ लोग जो आहत हुए हैं जो केजरीवाल से, ने इस बार विश्लेषण में भी दिखता है कि अधिकांश लोग मानते हैं कि भाजपा से के जीतने का थोड़ा सा दुख तो है, लेकिन केजरीवाल के हारने का खुशी भी है। मैंने इस द्वंद्व में है लोग, यानी लोग ये तय नहीं कर पाते हैं कि कौन बड़ा, जब सवाल पूछा जाता है तब तय कर पाते हैं कि खराब हुआ, लेकिन अंदर से खुशी है केजरीवाल, यानी केजरीवाल और भाजपा को एक तरह मानने का एक तरह से विश्लेषण लोगों के दिमाग में, खासतौर पर प्रोग्रेसिव लोगों के दिमाग में है। और इस तरह की असावधानी रहेगी तो जीतेंगे। कुछ इस तरह से जो सेंटिमेंटल लोग होंगे वो लोग निष्क्रिय हो गए होंगे, इसका आंसर केजरीवाल को नहीं दिए होंगे, कांग्रेस को दे दिए होंगे, इसका आंसर भी पोजीशन हुआ। जबकि वहां केजरीवाल को, उसका कारण क्या है, जैसे देखें, जबकि आप में और भाजपा में फर्क है। आप एंटी मुस्लिम और घोर फांसीवादी सांप्रदायिक शक्ति है भाजपा, और आप जो है वो अवसरवादी धार्मिकता का इस्तेमाल करने वाली अवसरवादी शक्ति। ये दोनों में फर्क होता है, ये दोनों का फर्क समझना चाहिए। और एक तो ये संदर्भ है, तो ये हम लोग नहीं चिन्हित कर पाते। दूसरा है कि हम लोग कभी कभी, हमारा अपना मानना है कि हम लोग कभी कभी नास्तिक जो लोग हैं या बहुत प्रोग्रेसिव लोग हैं जो धर्म को एकदम निजी क्षेत्र में रख देना चाहते हैं, तो हमारे चाहने से धर्म निजी क्षेत्र में नहीं रहने वाला। हम अगर चाह देंगे तब भी नहीं रहने वाला है, भी जो माहौल में उसको नहीं रहने वाला है। तो सांप्रदायिकता का मुकाबला, जैसे धर्म को खत्म करके हम अभी मुकाबला नहीं कर सकते हैं। धर्म आपका जो होगा उदार धर्म, जैसे हिंदू धर्म में सुधार की एक परंपरा चली, उसने हिंदू धर्म की कट्टरताओं को खत्म किया था। उसी तरह से गांधी ने जो टक्कर दिया सर्वधर्म समभाव से, अपना हिंदू, लेकिन उदार हिंदू मतलब सबको बराबर मानने वाले हिंदू के हिसाब से टक्कर दिए। तो सांप्रदायिकता का मुकाबला सर्वधर्म समभाव वाली, माने उस हिसाब से होने वाला है। हम लोग की नास्तिकता वाले तरीके से नहीं होने वाला। धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत और धर्मनिरपेक्ष, लेकिन उसमें दिखाया कि हिंदू हैं, आप हिंदू भी नहीं हैं और आप हिंदू का भी विरोधी हैं, उस तरीके से होना चाहिए। यानी हम लोग ये जो सोचते हैं कि सॉफ्ट हिंदुत्व
हार्ड हिंदुत्व का जवाब सॉफ्ट हिंदुत्व से नहीं होगा। ये जो सरलीकरण है वो थोड़ा सा हमको कहीं ना कहीं कट्टर फ्रांस जैसी धर्मनिरपेक्षता चाहे नास्तिकता जैसी ली जाती है, और उससे भी वोट आपका नहीं बढ़ेगा। नहीं तो अगर पूछा जाए कि वोट बढ़ जाना चाहिए था तो मार्क्सवादी लोगों का वोट बढ़ जाना चाहिए था, कम्युनिस्ट लोगों का वोट सब जगह बढ़ना चाहिए था, वो भी एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है। तो वो उसका संदर्भ है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। मंथन, हाँ, इसमें एक चीज है कि हमारे सामने मॉडल है। कौन सा मॉडल है? अपने आजादी की लड़ाई के बाद मान लो एक गांधी थे, एक नेहरू थे और एक पटेल थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे। सब लोग समाजवादी दृष्टि भी रखते थे और कट्टर हिंदू भी नहीं थे। लेकिन आचरण में गांधी जी कभी किसी ब्राह्मण का पैर धोए हो ऐसा नहीं मिलता है मिसाल। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चले गए थे बनारस और जाके मंदिर में जाके धोने लगे, या जहां भी गए। नेहरू कभी ऐसा नहीं करते थे। उसके बावजूद वो कट्टर हिंदू थे ऐसा नहीं दिखाई देता है। इसलिए तुम जो कह रहे हो हमको बहुत, लेकिन पटेल के बारे में इच्छा भी है कि वो हिंदू थे। गांधी हिंदू होते हुए भी कभी आचरण में इस तरह का कोई व्यवहार नहीं किए जिससे लगे कि वो वोट की राजनीति के लिए या इस तरह हिंदुओं के अंदर अपने प्रति विश्वास जगाने के लिए हम ऐसा काम करेंगे। हालांकि उनकी हत्या भी हो गई। तो ये तीनों चीजें हैं। तो हम लोगों का आशय माने सॉफ्ट हिंदुत्व से माने यही है कि आप कम से कम जो संविधान में है धर्मनिरपेक्ष चरित्र रहेगा, वो तो सार्वजनिक रूप से दिखना चाहिए ना। इसकी तो गारंटी हमको करनी होगी ना। स्लोगन क्या होगा उसमें, वही समझने का। राजेंद्र प्रसाद से टक्कर नहीं हो सकता है, पटेल से टक्कर नहीं हो सकता आरएसएस का, लेकिन नेहरू से ज्यादा टक्कर दे सकते हैं अभी की परिस्थिति में, या गांधी से ज्यादा टक्कर दे सकते हैं। ये सोचने का संदर्भ है। हम खुद नास्तिक हैं, हम उस परंपरा को नहीं मानते हैं, लेकिन राजनीति के लिए क्या स्ट्रेटेजिकल होगा वो समझने की बात है। आप गांधी वाले तरीके से ही टक्कर दे सकते हैं। गांधी जी की धार्मिक छवि थी, लेकिन धार्मिक छवि मतलब क्या है कि केवल हिंदू को नहीं मानते, हम सारे धर्म के लोगों को बराबर मानते हैं। ओ माने सद्भाव, नफरत की संस्कृति के खिलाफ सद्भाव की संस्कृति वाला जो संदर्भ है, मानवीय सद्भाव की संस्कृति, ये सीधे सीधे उस तरीके से आमने सामने होना पड़ेगा। पूजा पाठ वाला नहीं। लेकिन आप ये बोलिएगा कि नास्तिक को दूसरा नास्तिक को अगर कि धर्म की जो बात करने लगते हैं वहां करीब उसका मतलब कि इसका टक्कर नास्तिकता से ही दिया जा सकता है, या कट्टर धर्मनिरपेक्षता से, यानी किसी भी तरह की चीज नहीं होनी चाहिए उस तरीके से जो दिया जा सकता है इधर दिया जाने लगता है। फ्रांस और इंग्लैंड के धर्मनिरपेक्षता में ही फर्क है। तो फ्रांस और हम लोग कभी कभी, हम लोग जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, नास्तिक परंपरा के लोग हैं, वो लोग हम लोग कभी कभी फ्रांस वाले स्टाइल से जवाब देना चाहते हैं कि मंदिर भी जा रहा है तो राहुल गांधी मंदिर जा रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। चुनाव के समय मंदिर जाए नहीं जाए उसका दूसरा संदर्भ, लेकिन चुनाव के समय मंदिर जा रहे हैं इस कारण से वो बड़ा लोग को चुनेगा, बड़ा नफरती धर्म को चुनेगा बनिस्बत की सद्भावी धर्म को। वो है, वो कंट्राडिक्शन ठीक से नहीं रखा गया। वो जो चुनौती होना चाहिए, एक तरफ हिंदू धर्म नहीं हो भारत, भाजपा सांप्रदायिक है और हम धार्मिक हैं, भाजपा नफरती है और हम सद्भाव वाले हैं, सबके सद्भाव वाले हैं। ये जो कंट्राडिक्शन साफ साफ होना चाहिए, और वो नहीं रख सकते, वो नहीं रख सकते थे। क्या कहा आप वाले लोग, क्योंकि अवसरवादी थे। लेकिन आप धर्म से मुक्त होकर अभी के समय टक्कर दे दीजिएगा, राजनीतिक टक्कर, वो नहीं होने वाला। अरे भाई, बात सिर्फ इतना है कि कहाँ आप मान लीजिए आपके दैनिक जीवन में या व्यवहार में आप ठीक है, अपने हिसाब से चलते हैं, थोड़ी सी परंपरावादी हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए एक ठोस उदाहरण और है दूसरा, जिन्ना तो एकदम नास्तिक नहीं भी थे, लेकिन लगभग नास्तिक थे, लेकिन उन्होंने धर्म का इस्तेमाल किया। और शायद इसी को कहते हैं कि ये बहुत बड़ा गड़बड़ी है, जो धर्म का राजनीति में इस्तेमाल करने लगता है शुरू, या उसके जेहन में ये चलता रहे कि हम इसके द्वारा हिंदू वोट प्राप्त करेंगे, ये कहीं से भी ध्वनित होता है तो मेरे हिसाब से ये खतरनाक चीज है। और इसके बारे में इसीलिए हम लोग जो सच्चे अर्थों में मेरे हिसाब से धर्मनिरपेक्षता की जो बात है
वो होनी चाहिए। और नहीं तो इसमें खतरा रहेगा कि आप माने जहाँ ये मन में कहीं भी ये जागी लालसा भीतर से कि हम हिंदू होके हिंदू वोट प्राप्त करेंगे, ये शायद खतरनाक होता है। ये हम कहना चाहते हैं। वो ठीक है, हमारा ओवर सिंप्लीफिकेशन होता है उसे कुछ वहां नास्तिकता का जैसी बात करने लगते हैं पॉलिटिक्स में, अभी के हिसाब से हमारा उस पर टिप्पणी है। न तो इस मामले में ठीक है कि जब धर्म का माहौल चल रहा हो और आप ये टक्कर भी नहीं दे पा रहे हो कि सांप्रदायिकता और धर्म में फर्क होता है, और तब अगर आप पीछे पीछे चलते हुए दिखाई देंगे, माने ये है असावधानी के तौर पर, या हम उस मामले में उसमें कंपटीशन करने के चक्कर में, फर्क है केजरीवाल में और भाजपा में, लेकिन तब भी है कि हम आपको टक्कर धार्मिक आधार पर आपको चुनौती दे के हम कर लेंगे तो गणेश का मूर्ति, लक्ष्मी का मूर्ति, हनुमान चालीसा के आधार पर जवाब दे देंगे, ये जो दिमाग में चलता है उस तरीके से आप जवाब नहीं दे सकते। वो सीधे सीधे सद्भाव के प्रतीक से आप जवाब दे सकते हैं, धार्मिक प्रतीकों से जवाब नहीं दे सकते। लेकिन ये होने लगता है वो हमारे सिंप्लीफिकेशन का मतलब कि धार्मिक एकदम धर्म मुक्त राजनीति करने लगेंगे तो हम विजयी हो जाएंगे, वो स्ट्रेटजी में अभी काम नहीं आने वाला, ये समझने की जरूरत उसमें है। हमारा केवल उस संदर्भ में यह है और कोई खास ये नहीं, क्योंकि हम लोग का सबसे बड़ा संकट है कि हम लोग मुक्त होने लगते हैं। जैसे जो हिंदू हैं और आप हिंदू भावना को आहत करने, मैंने ऐसा स्लोगन बनाइए इससे लगेगा कि सब हिंदू गड़बड़ होता है, क्योंकि अक्सर हम लोग बनाने लगते हैं वैसे। जैसे हिंदुत्व और हिंदूवाद में आम पब्लिक वैसे शब्दावली में समझ नहीं सकती है। हिंदुत्व और हिंदूवाद में क्या फर्क है वो इंटेलेक्चुअल समझेंगे, और हिंदुत्व से हमको लड़ना है, ये स्लोगन हम बनाएंगे, तब हम भाजपा के उस तरह का स्लोगन नहीं बनाना चाहिए, मेरा मुख्य वो है। चलो ठीक है, इस बात पर तो बहुत लंबा चलेगा। लास्ट ये इस बिंदु पर विचार किया जाए कि आगे की कैसे हो, क्या केजरीवाल की क्या भूमिका रहने वाली है तुम्हारी नज़रों में, और कुल मिला के इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की दिशा में ये कैसे हो सकता है काम। इंडिया गठबंधन को मजबूत मैंने एक है कि एकजुट शक्ति भाजपा के खिलाफ वाला दायित्व अब और ज्यादा बढ़ गया है, और हमारा अपना उम्मीद जो है कि हम लोग को उसमें कोशिश भी करनी पड़ेगी विश्लेषण के साथ भी, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सामने चीजों को रख के भी कि वो अपना आत्मूल्यांकन करें, दबाव डाल के भी। लेकिन हमको लगता है कि थोड़ा थोड़ा पहले से थोड़ा सा ज्यादा विवेक इन लोग को इस बार आएगा, और केजरीवाल उस मामले में बहुत स्ट्रेटेजिकल आदमी है, तो उनको समझ में आएगा कि हम कैसे टक्कर दे सके, नहीं टक्कर दे सके, वो उनको अकल आ जाएगा। ज्यादा उम्मीद ये है, नहीं आएगा तब हम मानेंगे कि पूरा का पूरा वो आरएसएस के माने प्लांटेड आदमी है। अभी स्वतंत्र आरएसएस की धारा के होंगे लेकिन स्वतंत्र हैं, ये अभी तक हम मानते हैं, लेकिन प्लांटेड आदमी है तब हम मानेंगे जब उनको विवेक इस बार भी नहीं आया। लेकिन एक बात समझ लेने का जरूरत है कि टक्कर कैसे दिया जा सकता है, उसका जो स्ट्रेटजी बनता है, जो कल कुछ बातचीत आ रही है उसमें, कि पहले तो है कि सचमुच आपको सद्भाव की संस्कृति और राजनीति के हिसाब से पूरा आपको सभी धर्मनिरपेक्षता और सद्भाव इसका एक प्रतीक के रूप में स्टैब्लिश करना पड़ेगा। दूसरा कि क्षेत्रीय दल, क्योंकि पूरा मोदी के अंदर में पूरे देश को ले आना है, 2-3 लोगों के अंदर, यानी वो साम्राज्य प्रभुत्ववादी एकदम केंद्रवादी फोर्स है, उसको टक्कर आप ध्यान दीजिए कि जहां जहां टक्कर मिला है वो क्षेत्रवादी, अच्छी ईमानदार तरीके से सिद्धांत के साथ जो क्षेत्रीय दल उभरेंगे वो, यानी जिसमें वामपंथी शक्तियां भी होंगी जो थोड़ा सा समझौता कम करती हैं, वामपंथी और क्षेत्रीय दलों के समन्वित ताकत से ही असल टक्कर हो सकता है, लंबा टक्कर उसमें होने वाला है। और कांग्रेस को उनके साथ जाना पड़ेगा। राहुल जो समाजवादी आजकल दिख रहे हैं तो उनको संकुच नीचे तक समाजवादी बनना पड़ेगा, नीचे तक वैसे जो तत्व दिख रहे हैं ऐसा बनाना पड़ेगा, और संगठन बनाना पड़ेगा फिर से कांग्रेस को, नहीं तो कांग्रेस के भरोसे कांग्रेस को बिग ब्रदर मान के चीजों को नहीं चलना पड़ेगा, और इसका सबसे बड़ी परीक्षा भी बिहार में होने वाली है। चलिए, तो एक चीज है यहाँ, अब हम ही खत्म कर देते हैं इस बात को इस रूप में कि कम से कम हेमंत सोरेन ने वो समझदारी दिखाई है पिछले झारखंड चुनाव में, जिस पैटर्न से उनके साथ भी लगभग केजरीवाल के तर्ज पर ही सारा कुछ हुआ, लेकिन हेमंत इंडिया गठबंधन को लेके चलने में कामयाब हुए और वो
चुनाव भी यहाँ बचा पाए अपने तो उसमें झारखंड दो का। संदर्भ को हमको लगता है ध्यान दीजिए हाँ। कि हेमंत का इलाका जो है झारखंड जो है वो ग्राम प्रमुख है, इस कारण से भी हो सकता है कि महाराष्ट्र में उस तरह किसने नहीं चलता। दूसरा है कि हेमंत सचमुच संघर्ष का एकदम स्वाभाविक कंट्राडिक्शन है झारखंड और केंद्र का, उसी तरह का कंट्राडिक्शन बनाना पड़ेगा। मैंने यानी इसका एक इशू फेडरलिज्म जो है, संघवाद जो है, वो उसका जितना संघात्मकता का जितना आप इशू उठाएंगे उतना जीतने की उम्मीद है, वो करना पड़ेगा। चलिए यहीं खत्म करते हैं, ज्यादा लंबा हो जाएगा तो लोग बोर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर बात करेंगे हम लोग। हमारा उसमें